हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पार्ट है उसका हम 16 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था हमने नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर में आता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे ये कहा था कि इस लेक्चर को हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम नेशनल इमरजेंसी, सेकंड पार्ट में हम प्रेसिडेंट रूल और थर्ड पार्ट में हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कहा था, और फोर्थ पार्ट में हमने कहा था कि हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको हम 4 पार्ट में नहीं, सिर्फ 2 ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज हमारा प्रेसिडेंट रूल और जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का सेकंड पार्ट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो कंप्लीट हो जाएगा। कल हम चैप्टर 12 से लेकर के 16 तक का एक कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स के लिए। यानी कि प्रीलिम्स के लिए हम 12 से लेकर के 16 तक की वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे लिए एज अ टेस्ट की तरह और जो हमारे प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा पॉलिटी सेक्शंस के लिए। आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर के 11 तक का पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया जा चुका और अपलोडेड है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस में हमने एशियन, मिडिवल और मॉडर्न ये तीनों कंप्लीट कर लिया, और अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 1995 से लेकर के 1996 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस संडे हम 1997 और 1998 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रेसिडेंट रूल, जो कि अंडर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल रूल जो कि अंडर आर्टिकल 360, और क्रिटिज्म देखेंगे और क्या इफेक्ट पड़ते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के, ये सारी टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स के लिए, जो कि इस बार जो 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है 28 मई को, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यानी कि उसके लिए हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 355 की, वो सेंटर को ड्यूटीज देता है, यानी कि सेंटर के पास कुछ ड्यूटीज देता है, जैसे कि सेंटर को ये इंश्योर करना है कि स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। यदि किसी भी स्टेट में प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलती है, तो आर्टिकल 355 के तहत क्या है, स्टेट उस स्टेट में क्या कर सकता, सेंट्रल क्या कर सकता है, उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। और ये किसमें मेंशन है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि आर्टिकल 300 जो 56 है हमारा, यानी कि जिसे हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या आप कह सकते हैं स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो ये 2 तरीके के बेस पे लगाया जा सकता है, एक आर्टिकल 356 के तहत और दूसरा है इसके जस्ट अपोजिट आर्टिकल 365 के तहत। तो आर्टिकल 356 क्या है? अगर आप बात करते हैं आर्टिकल 356 के तहत, तो ये बात करता है 2 बेस ग्राउंड पे इमरजेंसी रूल, यानी कि स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। तो उसी तरीके से ये देखिए, जब आर्टिकल 355 है, वो स्टेट को, सेंट्रल को क्या एक ड्यूटीज दे के रखा है कि हर एक स्टेट ये इंश्योर करना है कि हर एक स्टेट क्या है, प्रोविंस यानी कि प्रोविंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही वो क्या करे, चले, यानी कि काम करे। इस ड्यूटी के अंदर अगर परफॉर्म देखा जाए कि सेंटर टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, यानी कि किसी स्टेट के अंदर, यानी कि किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 क्या है, सेंट्रल के पास ये पावर आ जाता है कि वो स्टेट का जो पावर है वो अपने हाथ में ले ले। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे हम प्रॉपर यानी कि अगर हम बात करते हैं इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। आर्टिकल 356 2 ग्राउंड पे कहता है स्टेट पे यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। जैसे कि देखिए,
Article 356 empower the president to ensure the proclamations if he is justified that the situations has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। यानी कि प्रेसिडेंट अगर जस्टिफाइड है इस चीज को लेकर के कि स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है या नहीं चल रहा है, तो उस बेस पे क्या है आर्टिकल 356 के तहत क्या कर सकता है, स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और दूसरा जो आर्टिकल 365 है वो क्या कहता है, यदि कोई स्टेट फेल हो जाता है कंप्लीट विद द गिवन गिव इफेक्ट इन एनी डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द सेंटर, it will be lawful for the president to hold that the situations has arisen in which the state government to the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। यानी कि आर्टिकल 365 ये कहता है जब कोई केंद्र के द्वारा राज्य के किसी निर्देश का पालन ना करने पर या उसे लागू में विफल होने पर क्या है, राष्ट्रपति स्टेट में यानी कि उसे राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, यह मान्य होगा कि वैध है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने में राज्य सरकार यानी कि जो राज्य है उस पे वो प्रेसिडेंट रूल लगा सके। यानी कि आर्टिकल 356 में ये कहा कि यदि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तब जाके प्रेसिडेंट इस चीज के लिए अगर सर्टिफाइड है तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। और आर्टिकल 365 ये कहता है कि यदि डायरेक्ट स्टेट के सेंट्रल के द्वारा स्टेट को कोई डायरेक्शंस दिया जाता है या अगर किसी निर्देश का पालन ना करने पे या उसको विफल हो जाने पे, तो इस कंडीशंस में क्या है जो सेंटर है वो स्टेट पे अकॉर्डिंग टू 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 365 की बात करें तो इसके तहत प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में बहुत कम लगाया गया है जितना 356 के अकॉर्डिंग लगाया गया। सबसे पहला जो इमरजेंसी लगाया गया था पंजाब के अंदर कब लगाया गया था, 1951 में, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये कहा गया था कि जो हमारा प्रेसिडेंट रूल है जो कि आर्टिकल 356 के अंदर आता है वो क्या है, एक डेड लेटर है। क्या है, डेड लेटर। लेकिन यही प्रोविंस सेंटर के लिए क्या बन गया, एक डेड वेपन बन गया था, डेड वेपन। क्यों, क्योंकि स्टेट के द्वारा सबसे ज्यादा जो आर्टिकल यूज किया गया था इमरजेंसी का, जो सेंट्रल के द्वारा यूज किया गया वो आर्टिकल कौन सा किया गया था, तो आर्टिकल 356। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ और 1951 में ही क्या था, तो पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। तो सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था किस आर्टिकल का यूज करके, आर्टिकल 356 का, जिसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये एक डेड लेटर है स्टेट के लिए। लेकिन ये क्या बन गया, एक डेड वेपन बन गया था, किसके लिए, तो सेंट्रल के लिए। अब बात करते हैं इसके अप्रूवल के बारे में और ड्यूरेशन के बारे में। अगर स्टेट इमरजेंसी की बात कर लें या प्रेसिडेंट रूल की बात कर लें, अगर स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए तो उसके लिए क्या है, 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस में क्या है, अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अगर इसी कंडीशंस में मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद से 2 महीने के अंदर क्या है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस से क्या है अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, और उसी ड्यूरेशन के अंदर यदि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा तो जैसे ही लोकसभा का पूर्ण गठन किया जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या है, फर्स्ट सिटिंग में ही दोबारा से ये रिजोल्यूशन पास होगा, तब जाकर के किसी भी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। लेकिन ये कंपलसरी है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेस से अप्रूवल की जरूरत है किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि यदि किसी कंडीशंस के तहत लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जैसे ही लोकसभा का पुनर्गठन होगा 30 दिन के अंदर अंदर उसे अप्रूवल देना, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अप्रूव कराना पड़ेगा, तब जाकर के किसी भी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होगा। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति इसके कुछ परिणाम के बारे में, जो कि क्या परिणाम देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट रूल के, तो हमने नेशनल इमरजेंसी जो बात किया था आर्टिकल 352 में, तो उसमें भी हमने ये कहा था कि इसमें सेंटर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
क्यों? क्योंकि जो सारी पावर होती है वो किसके हाथ में आ जाती है? सेंट्रल के हाथ में आ जाती है। तो जब भी किसी स्टेट पे जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उसके कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि क्या है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शन और जो पावर है वो किसके हाथ में आ जाता है? स्टेट के गवर्नर के हाथ में आ जाता है। जो गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल में कमांड किसके हाथ में आ जाता है? तो सेंट्रल के हाथ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्टेट में जो गवर्नर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सेंट्रल को ही करता है। फिर अगर हम बात करते हैं, जैसे ही किसी स्टेट पे अगर पार्लियामेंट सॉरी अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो इसमें क्या, स्टेट लेजिस्लेचर आर बी द एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट, यानी कि यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की जो शक्तियों का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा, यानी कि संसद के द्वारा किया जाएगा। वह राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबन सहित अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकता है। यानी कि जैसे ही किसी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उस स्टेट के स्टेट लिस्ट में जो लॉ है वो किसके द्वारा भी बनाया जा सकेगा? तो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जा सकेगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स यानी कि कुछ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं किसके? प्रेसिडेंट रूल के, जब भी किसी स्टेट पे लगाया जाता है। अब बात करते हैं हमारा जो 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1975 में किया गया था, यानी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसमें इंदिरा गांधी जो हमारे उस टाइम की जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने आर्टिकल 352 में इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम पे क्या किया गया था? तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया था। लेकिन उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था? 1977 में क्या किया, सॉरी 8 में क्या किया था? तो उसको आर्म रिवेलिएशन से रिप्लेस कर दिया गया था। तो इसमें ये कहा था कि जो 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 में किया गया था उसमें ये कहा था कि सस्टिफैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि यदि राष्ट्रपति सस्टिफैक्शन है यानी कि संतुष्ट है तो आर्टिकल 356 के तहत क्या है? फाइनल एंड कंक्लूसिव विच विड नॉट द चैलेंज इन एनी कोर्ट, यानी कि ये समझिए कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है किसी राज्य पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये हमारे 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा गया था। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में किया और कहा कि अब किसी भी यानी कि प्रेसिडेंट की सस्टिफैक्शंस को क्या है? जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है, यानी कि उसकी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यानी कि आप ये समझिए जो भी जो 1975 से लेकर के जो 1977 तक जो प्रेसिडेंट रूल चला था उसके बाद उस जो भी सुधार किए गए थे वो किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो इमरजेंसी प्रोविंस अप्रूवल कराने का 2 महीना था उसको घटा करके 1 मंथ कर दिया गया था। फिर जिस तरीके से जो कहा गया था कि प्रेसिडेंट सस्टिफैक्शंस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसको कहा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि भाई चैलेंज किया जा सकता है। तो जो भी सुधार किया गया था इमरजेंसी के जो भी इमरजेंसी की ड्यूरेशन के बाद जैसे ही इमरजेंसी हटी उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुधार किया गया था वो कब किया गया था? किसमें किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। यानी कि जब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी 1975 से लेकर जो 1977 तक जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था तो उनके बीच में इनके द्वारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट एक्ट किए गए थे तो उसको किसमें? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सुधारा गया था। आप सीधा सीधी यही समझ सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी क्या था? सिंपल मेजोरिटी के द्वारा लगाया जा सकता था, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया कि भाई अब इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और हर छह महीने में क्या है? इसको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, जबकि उसमें क्या था? हर 1 साल था। तो जो भी चेंजेस थे वो किस में सुधारे गए थे? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सुधारे गए थे। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने नेशनल इमरजेंसी के बारे में समझा था।
अब बात करते हैं हम किसके बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि जिसे वित्तीय आपातकाल यानी कि वित्त आपातकाल आपातकाल कहा जाता है। यानी कि ये समझिए अभी तक हमारी कंट्री में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। स्टेट इमरजेंसी यानी कि आप बात कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल की या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की, तो बहुत से स्टेट में बहुत से बार लगाए गए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था पूरी कंट्री पे, और 1951 में ही क्या था, तो स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई थी। फिर जैसे कि 1977 में जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, जो मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने जिस जिस स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हर उस स्टेट में क्या था, स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई। फिर जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, तो जिस जिस स्टेट में जनता पार्टी की सरकार थी, हर एक उस स्टेट में क्या थी, नेशनल इमरजेंसी सॉरी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो यानी कि ये समझिए जो हमारा जो आर्टिकल 356 का जो इमरजेंसी यानी कि जो स्टेट इमरजेंसी है, उसका सेंट्रल के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया गया है। और अभी तक एक बार भी हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी डील करता है किसमें, अंडर आर्टिकल 60, यानी कि हमारा जो अनुच्छेद 360 है वो किसके बारे में डील करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्त आपातकाल। 1990 में हमारी कंट्री में ऐसी कंडीशंस बन गई थी कि जिसमें लगा था कि इस बार हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगेगी, लेकिन खुशकिस्मती थी हमारी कि उसमें भी 1990 में हमारी नेशनल इमरजेंसी नहीं लग पाई। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो किस कंडीशंस में लगाया जाए, यानी कि जब किसी कंट्री में जो भी, अगर हम बात करते हैं किसमें, जो हमारा साख है, साख का मतलब होता है जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या जो क्रेडिट है, वो क्या हो किसी भी स्टेट में, या अगर बात करते हैं कंट्री के अंदर, उसमें क्या हो, उसमें कमी आ जाए, यानी कि जो हमारा साख है जिसको हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो जब क्या हो काफी ज्यादा नीचे आ जाए, यानी कि खराब स्थिति में आ जाए, तो उस स्थिति को सुधारने के लिए क्या लगाया जाता है, तो आर्टिकल 360 में कहा गया है कि तब देश क्या लगा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। जैसे कि आप देखिए हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, श्रीलंका वो क्या है आज के टाइम पे उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या है, काफी ज्यादा सबसे ज्यादा खराब है, जिसमें हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, इन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से वहां पे क्या है, वहां के राष्ट्रपति के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी गई थी कि भाई देश के पास अब पैसे नहीं है देश को चलाने के लिए। तो यानी कि जब देश को रन करने के लिए, जब देश की पैसे खत्म होने लगते हैं, यानी कि कुछ दिनों के पैसे बच जाते हैं, जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया आर्टिकल 360, यानी कि अनुच्छेद 360 के अंदर रखा गया। देखिए आर्टिकल 360 राष्ट्रपति की वित्त आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। यदि वह संतुष्ट हो जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये सर्टिफाइड हो जाता है कि अभी जो हमारा सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, या जो फाइनेंशियल सेट वो मतलब बात कर सकते हैं किस बारे में, स्टेबिलिटी या क्रेडिट के बारे में, या भारत के अंदर या इंडिया के किसी टेरिटरी के अंदर क्या है वो खतरे में हो, यानी कि उस जो फाइनेंशियल स्थिति है, यानी कि जो हम बात कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी है वो क्या पड़ गई हो, वो खतरे में पड़ गई या थ्रेट में आ गई हो, तो इस कंडीशन में क्या है, प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360 क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। अगर हम इसके पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशंस की बात करें, तो इसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, इनमें क्या था कि 2 साल के अंदर, सॉरी 2 महीने के अंदर अंदर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अप्रूवल था, यानी कि दोनों हाउसेस से अप्रूवल की जरूरत पड़ती। दूसरा, इसको हर 6 महीने में क्या है, एक्सटेंड किया जा सकता था। नेशनल इमरजेंसी को हर 6 महीने में एक्सटेंड कर करके इन्फिनिटी टाइम तक उसको कंटिन्यू रखा जा सकता था। लेकिन अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, या बात कीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की, उसको 6 महीने से एक्सटेंड कर कर से अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसी कोई ड्यूरेशन नहीं थी कि हर 6 महीने में आप अप्रूव कीजिए और इमरजेंसी का ड्यूरेशन आप एक्सटेंड आगे कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक के लिए। लेकिन
जब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इसमें हमें कुछ कंडीशंस अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इसमें क्या है, हमें दो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से तो क्या है, अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके का कोई टाइम ड्यूरेशन लिमिट नहीं है। यदि एक बार देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाए तो उसके बाद क्या है, इसमें हर 6 महीने में क्या है, अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें ये भी चीज, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये चीज सेम है कि यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी अप्रूव करने के बाद जो 2 महीने के अंदर के बीच में जो अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, उसके बीच में यदि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो जैसे ही लोकसभा दोबारा से गठित होगी, उसके 1 महीने के अंदर अंदर क्या, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर क्या है, फर्स्ट सिटिंग में ही राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर के फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। वंस अप्रूव्ड बाय द हाउस, यानी कि once approved by the both of the house of parliament, the finance emergency continues indefinitely till the revoke। यानी कि यदि आप ये समझिए, एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा जब इसे पारित कर दिया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया जाता है, तो उससे इनडिफिनिट टाइम तक के लिए क्या किया जा सकता है, उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की टाइम लिमिट नहीं दी गई है। अगर हम बात करते हैं इसके क्या क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो जैसे कि ये देखिए, एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन ओवर द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द स्टेट। यानी कि जैसे ही कंट्री के अंदर यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो जितने भी जो फाइनेंशियल मैटर है वो सबका अथॉरिटी किसके हाथ में आ जाता है, तो यूनियन यानी कि सेंटर के हाथ में आ जाता है। तो इसके तहत क्या है, सेंट्रल क्या कर सकती है, सैलरीज और अलाउंसेस में किसी भी क्लास या किसी भी पर्सन के जो भी स्टेट के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हो, तो उनमें कटौती कर सकती है। फिर बात करते हैं जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर द की पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यानी कि राज्य की जो विधायिका द्वारा जो फाइनेंशियल बिल किए जाने के बाद, यानी कि राज्य की विधायिका के द्वारा पारित किए जाने के बाद भी क्या है, राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सभी यानी कि सभी धन विधेयक को या अन्य वित्तीय विधेयक का आरक्षण वो कर सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट उसको अपने पास होल्ड करके रख सकता है। जो भी फाइनेंशियल बिल या जो भी आप बात कीजिए कि मनी बिल है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा क्या किया जाता है, यदि वो पास किया जाता है। with directions from the president from the reducing of the salaries and allowances of all any classes of persons serving the union and judge of the supreme court and high court। यानी कि संघ की सेवा करने वाले सभी किसी भी वर्ग के व्यक्ति के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। राष्ट्रपति का निर्देशन और राज्य यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो भी अलाउंसेस और जो सैलरीज है, उसमें क्या किया जा सकता है, रिड्यूसिंग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या है, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम हो गई है। तो इस तहत में क्या करती है, जितनी भी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होती है, तो उनकी सैलरीज और जो अलाउंसेस गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें वो कटौती करना शुरू कर देते हैं, ताकि कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो दोबारा से ऑन द वे यानी कि ऑन द ट्रैक आ सके। तो ये कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं किसके, फाइनेंशियल इमरजेंसी के। अब बात करते हैं कुछ पीपल्स की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो मेंबर्स थे, उनके द्वारा इमरजेंसी प्रोविंस का कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया था। जैसे कि ये देखिए, पहला जो यानी कि जो कुछ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, उनके द्वारा क्या है, जो इमरजेंसी प्रोविंसेस था उनके बेस पे क्या, उनका कुछ क्रिटिसाइज किया गया था। जिसका जो आपको याद होगा, यदि जब हमने फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एब्जॉर्ब करते हुए कहा था कि जो इमरजेंसी है वो क्या है। अगर आपको देखिए, अगर हम फर्स्ट वीडियो की स्लाइड पे चलते हैं, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था कि भारत के अंदर जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविंस है, उसमें क्या है, एक तो यूनिटरी भी देखने को मिलता है और फेडरल भी देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम्स।
यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था यदि जब हमारे देश के लिए नॉर्मल टाइम होगा तो उसमें क्या है, हमारी कंट्री फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगी। यदि हमारी कंट्री के लिए अब नॉर्मल टाइम होगा, अब नॉर्मल के टाइम जैसे कि अब कंट्री की अगर बात करते हो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री जैसे मैटर पे क्या होगी, तो वहां पे यूनिटरी आ जाएगी, यानी कि सारी पावर किसके हाथ में आ जाएगी, सेंट्रल के हाथ में आ जाएगी इन सबको प्रोटेक्ट करने के मैटर में। तो इसी के बेस पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये जो अपनी ऑब्जर्वेशंस में के तहत इन्होंने अपनी जो बात रखी थी वो इसीलिए रखी थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ मेंबर्स के द्वारा क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस का क्रिटिसाइज किया गया था। और किस किस बेस पे क्रिटिसाइज किया गया था, तो पहला यही कहा गया था कि हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरल कैरेक्टर है वो क्या होगा, वो इमरजेंसी के टाइम पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो यूनियन है यानी कि जो हमारा सेंट्रल है वो ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें देखा कि तीनों इमरजेंसी में क्या था, चाहे हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, स्टेट इमरजेंसी की बात करें या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, ऑटोनॉमी किसके हाथ में जा रही थी, तो सेंट्रल के हाथ में आ रही थी, यानी कि सारी पावर किसके हाथ में चली आई थी, सेंट्रल के हाथ में। तो इसी के बेस पे क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो कुछ मेंबर्स थे उन्होंने इस बेस को बना, यानी कि सेंट्रल पावरफुल बन जाएगा, इस बेस को बनाते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी कंट्री का जो फेडरल कैरेक्टर है, ये जो फेडरल सिस्टम है वो इमरजेंसी के टाइम पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो जितनी भी जो पावर है यानी कि सेंट्रल क्या बन जाएगा, वो एक पावरफुल ऑटोनॉमी बन जाएगा। उसके बाद फिर किस बेस पे क्रिटिसाइज किया गया था, द पावर ऑफ स्टेट, यानी कि बोथ द यूनियन एंड यूनिट्स विल इंटरली बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि राज्य की जितनी भी जो शक्तियां हैं, जो स्टेट लिस्ट की जब हम बात करते हैं, संघ और इकाई दोनों पूरी तरीके से किसके हाथ में चली जाएगी, तो सेंट्रल के हाथ पे आ जाएगी। एक इस बेस पे भी क्रिटिसाइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का। फिर उसमें कहा गया था कि भाई जैसे ही सारी पावर जो ऑटोनॉमी सेंट्रल के पास आएगी तो प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक तानाशाह बन जाएगा। आपको पता होगा कि रूलिंग पार्टी का हेड किसको माना जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है, और कंट्री का हेड किसको माना जाता है, तो प्रेसिडेंट को माना जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट विल द न्यूलिफाइड, यानी कि जो राज्य की जो वित्त स्वायत्तता है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। फिर कहा था कि फंडामेंटल राइट विल बिकम मीनिंगलेस, यानी कि फिर कहा गया था कि जैसे कि हमें पता है कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में हमारे सारे फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ करके। तो क्रिटिज्म करने वाले मेंबर्स के द्वारा ये कहा गया था कि जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या है, हार्ट एंड सोल है, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि भाई फंडामेंटल राइट क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का हार्ट एंड सोल है। तो क्रिटिसिज्म करने वाले कुछ मेंबर्स ने कहा था कि जो इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे, यानी कि वो अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो उस हिसाब से बन जाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप में क्या है, संविधान की जो लोकतांत्रिक नींव है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, यानी कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर टोटल कितने प्रकार के इमरजेंसी रखी गई है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपको ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि आप ये देखिए जब हम अपने फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो ये देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर पार्ट 18 में क्या है, तो 3 तरीके के इमरजेंसी का प्रोविजंस रखा गया है जो कि है आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक। और कौन कौन सी,
तो इसमें रखा गया था आपका आर्टिकल 352 के अंदर में नेशनल इमरजेंसी। ये देखिए जैसे कि आर्टिकल 352 में आपके लिए किसके बारे में बात रखी गई थी, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 की बात करते हैं। अब जैसे देखिए आर्टिकल 356 किसके बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। और आर्टिकल 360 में किसके बारे में बात रखी गई है, आर्टिकल 360 कहता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप्स की इमरजेंसी रखी गई है, तो 3 प्रकार की इमरजेंसी रखी गई है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, जिसे आप प्रेसिडेंट रूल कह दीजिए या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में ये बताना है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल। यानी कि आपको ये बताना है कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज या प्रोक्लेम कर सकता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 352, ऑप्शन सी है आर्टिकल 356, ऑप्शन सी है आर्टिकल 360 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 364। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि आर्टिकल 360 के तहत क्या है, प्रेसिडेंट किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में या कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण नहीं है नेशनल इमरजेंसी इम्पोज या प्रोक्लेमेशन करने का। ऑप्शन ए है वॉर, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल एग्रेशन, ऑप्शन सी है आर्म्ड रिवॉल्यूशन और ऑप्शन डी है इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी कि जब हम अपने नेशनल इमरजेंसी के स्लाइड पे जब चलते हैं तो वहां पे आप ये देखिए ये रहा नेशनल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 352 किस बारे में बात करता है, नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी किस किस के बेस पे लगाया जा सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और आर रिवेलिएशंस के बेस पे लगाया जा सकता है। जबकि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या था कि जो हमारा इंटरनल डिस्टरबेंस था उसको हटा करके क्या कर दिया गया, उसकी जगह पे आर्म रिवेलिएशंस कर दिया गया। यानी कि आप ये समझिए 1975 में जो इमरजेंसी रूल लगाया गया था, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था वो किस बिहाफ पे लगाया गया था, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे लगाया गया था। इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत क्या है, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या कर दिया गया, आर्म, यानी कि आर्म रिवेलिएशन कर दिया गया। तो इसलिए उस जगह पे क्या था, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है फोर्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, यानी कि किस जजमेंट के द्वारा ये कहा गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ये समझिए कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में ये कहा गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा दुर्भावना या अन्य के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि इसमें ये कहा गया था कि आपको ये बताना है कि कौन से जजमेंट के बाद ये कहा गया कि नेशनल इमरजेंसी को किसी भी कोर्ट्स में या बात कीजिए कोर्ट के अंदर चैलेंज दिया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है मिनर्वा मिल्स केस 1980, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी है गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था और ऑप्शन डी है चंपाकम यानी कि चंपाकन दौरे दौरे रंजन केस जो कि 1951 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि मिनर्वा मिल्स केस में ये कहा गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो किसी भी कोर्ट में, यानी कि आप ये कहिए कि उसको कोर्ट में चैलेंज दी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि जो इमरजेंसी पावर आर इन्फ्लूज्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विच कंट्री, यानी कि ये बताना है कि जो आपातकाल की जो शक्तियां हैं वो किस देश के संविधान से प्रभावित होती है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी पावर है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित
हुई है। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है यूएसएसआर जो आज के टाइम पे रसिया है, ऑप्शन सी है यूके और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी यानी कि जर्मनी। सिक्स क्वेश्चंस के बात करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चंस में आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, एनेबल द प्रेसिडेंट ऑफ लिमिटेड द ऑपरेशंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी टू अ जस्टिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि 1976 के जो 40 यानी कि 42वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालित को भारत के एक निर्देशित हिस्से तक ही सीमित करने को में सक्षम बना दिया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में हुआ था, सब्स्टिट्यूट द वर्ड आर्म रिवॉल्यूशन फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी कि ये बताना है कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें आंतरिक शांति के लिए क्या है, सशस्त्र यानी कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को रिप्लेस यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट कहता है व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है आपके पास व्हेन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलिएशन इज आल्सो नॉन द इंटरनल इमरजेंसी। यानी कि इंटरनल इमरजेंसी को हम यानी कि आर्म रिवेलिएशंस को और हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनल इमरजेंसी के नाम से, और एक्सटर्नल एग्रेशंस को हम एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ये तीसरा और चौथा स्टेटमेंट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें से आपको इतना से ये भी पता होगा कि हमारा जो, अब आपको इसमें क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आपका मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारे चारों के चारों ही स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट है। यानी कि आप ये समझिए आर्म रिवॉल्यूशंस के द्वारा यदि कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, इंटरनल इमरजेंसी। और यदि वॉर की कंडीशंस में आप समझिए कि एक्सटर्नल एग्रेशंस के कंडीशंस में इमरजेंसी लगाई जाती है तब हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और अगर हम बात करते हैं जो इंटरनल डिस्टरबेंस है उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने थे, यानी कि जनता पार्टी यानी कि जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस टाइम इसको चेंज किया गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम अपने सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन में भी आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि राज्यसभा अलोन हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट इट द वुड बी अ नेशनल इंटरेस्ट फॉर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर इन स्टेट लिस्ट। यानी कि अकेले राज्यसभा के पास यह घोषणा करने की शक्ति है कि संसद के लिए राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में यानी कि कानून बनाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रीय हित में होगा। दूसरा, आपातकाल की उद्घोषणा का जो अनुमोदन करने वाला संकल्प केवल लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है ना तो वन ना तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने 8th क्वेश्चन के बारे में, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ये बताना है कि विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यू फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। यानी कि इसमें बताने निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया था। ऑप्शन ए है 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में किया गया था। ऑप्शन बी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में किया गया था। ऑप्शन डी है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में किया गया था। और ऑप्शन डी है 101st यानी कि 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में किया गया था उसमें नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से क्या रखा गया था,
बाहर रखा गया था, यानी कि मुक्त रखा गया था। जैसे कि आप ये देखिए, अगर हम बात करते हैं 1975 में जो 38वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम था, उसके अनुसार क्या राष्ट्रीय आपातकाल के मामले को न्यायिक समीक्षा से छूट थी, यानी कि उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में रिव्यू के लिए नहीं भेजा जा सकता था। लेकिन इसके बाद जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उस घोषणा क्या है दुर्भावना के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है, या उसका घोषणा पूरी तरीके से क्या होगा असंगत और अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर आधारित थी, तो ये क्या था, ये बेतुका का विकल्प निकल गया था ये। फिर वही पे बात करते हैं किसके बारे में, उन्मुक्त यानी कि जो भी हमारे पास प्रोविंस दिए गए थे 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो उसके तहत क्या है, इसमें कहा गया था कि जो भी नेशनल इमरजेंसी है उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है, या जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और जो हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो इसमें हमने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को कंप्लीट कर लिया है। कल आपको चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक एक कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिल जाएगा, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने वीडियो डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब हम इसका पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, तब हम अपने आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और कल से परसों से हम एनसीईआरटी जो हमारा 12th क्लास है, एनसीईआरटी का 12th क्लास से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही 12th क्लास कंप्लीट होगा तब हम अपने एम लक्ष्मीकांत को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।